हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहले हमने किया नीड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, देन लास्ट सेशन में हमने किए फेजेस ऑफ रिफॉर्म कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसके 2 फेजेस थे। पहले 91 से पहले का, फिर 91 एंड ऑनवर्ड्स। आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसको हम पहले कहेंगे लिबरलाइजेशन। मीन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जब हमने किया कि हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत थी, इसके लिए हमने अपनी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए। तो वो रिफॉर्म क्या थे, उनके क्या क्या फीचर्स थे। उनमें फर्स्ट फीचर करते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? लिबरल, लिबर्टी प्रोवाइड कराना। क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी में क्या किया हुआ था, हमने अपनी इकोनॉमी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। फ्री ट्रेड नहीं था। ग्लोबलाइजली अगर कोई इकोनॉमी हमारी कंट्री में एक्सपैंड करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसको बहुत ज्यादा परमिशन की जरूरत थी। एंड डोमेस्टिक लेवल पर भी अगर कोई इंडस्ट्री है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। इसीलिए हमने पहली स्ट्रक्चरल चेंज क्या किया, लिबरलाइजेशन, जिसमें हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जो रिस्ट्रिक्ट करती थी एंट्री, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, हमने सबसे पहले उनको रिमूव किया। आफ्टर दैट हमने रिडक्शन की इन गवर्नमेंट रेगुलेशन। जैसे गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, टैरिफ्स लगा रही थी जो इंटरनेशनली हमारे देश में इंडस्ट्रीज आ रही थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। डोमेस्टिक कंट्रीज थी, उनको सब्सिडी दी जा रही थी, तो जी सब्सिडी भी रिमूव की गई। आफ्टर दैट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने अपनी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो कर दिया। इट मींस क्या हो गया, लिबरलाइजेशन हो गई। हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, इसके नॉर्म्स को लिबरल कर दिया, फ्री एंट्री कर दी, जिस वजह से हम इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। हमको ऐसा क्यों करना पड़ा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन, हमको पता है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, स्ट्रक्चरल चेंज करना, जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने हमको कहा था। एंड इसके अलावा हमारे कुछ इंटरनल भी ऑब्जेक्टिव थे जिसको हम अचीव करना चाहते थे। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम चाहते थे हमारे देश में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करें। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी इनकम बहुत कम होती है, इसमें पर कैपिटा इनकम कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रही थी। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में हम ये कह सकते हैं सभी की सभी पॉपुलेशन को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन वहां पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, प्रोडक्टिविटी लो थी। इसीलिए अगर हम चाहते थे डेवलपमेंट करना, तो अपनी इकोनॉमी में हमको क्या करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस को फास्ट करना पड़ेगा। तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव किया, ताकि जो हमारी जो BOP बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज होंगे, जिससे हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो सकता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, बैलेंस आ सकता है। देन जब हम लिबरलाइजेशन करते हैं, इससे फॉरेन ट्रेड क्या होता है, प्रमोट होता है, क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थे, जिस वजह से फॉरेन ट्रेड प्रमोट हो रहा था। एंड इससे हम ये चाहते थे जो हमारी इकोनॉमी का डेट बर्डन है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि हमने नीड में यही किया था, हमारी इकोनॉमी डेट ट्रैप में फंस गई थी। डेट ट्रैप ऐसी सिचुएशन होती है जिससे निकलने के लिए अगर हमने अपने इंटरेस्ट को पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए हमको एक फ्रेश नया लोन लेना पड़ेगा। तो हम डेट ट्रैप में थे, डेट बर्डन को रिड्यूस करना था, इसीलिए चाहते थे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें। हम फॉरेन डेट लेकर अपनी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ना करें, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, जिससे वो खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर ले, तो हमारा डेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो लिबरलाइजेशन से क्या होगी, हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब कुछ फास्ट होगा। इसीलिए हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो लिबरलाइजेशन के अंदर हमने क्या रिफॉर्म्स किए थे, जो हमारे जो रिफॉर्म्स हैं 4 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके लिए हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। फर्स्ट वन इज एबलिशन ऑफ लाइसेंस राज। जब हम
इंडिपेंडेंट हुए थे उसके बाद जितने भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमने लाइसेंस पॉलिसी रखी। इट मीन्स क्या है, अगर एक प्राइवेट सेक्टर ने एक्सपैंड करना है, अगर उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज करना है, अगर उसने नया यूनिट लगाना है, किसी नए बिजनेस में आना है, तो उसको लाइसेंस की जरूरत थी। तो हमारे देश में एक इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारे लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए हमने लाइसेंस राज को खत्म किया। हम ये कह रहे थे कि अब लाइसेंस लेने के लिए हर एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब लाइसेंस की किसके लिए जरूरत पड़ती है? ओनली 4 सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तभी आपको लाइसेंस की जरूरत है। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अगर आप उसको प्रोड्यूस करना चाहते हो तो गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत है। हैजर्ड्स केमिकल प्रोड्यूस करने हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, सिगरेट सिगार से रिलेटेड केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इन सब के लिए क्या है, आपको लाइसेंस की जरूरत है। जी सब कुछ क्या होते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव मटेरियल है, अगर हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रक्टिव मटेरियल कम से कम प्रोड्यूस हो तो इसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। बाकी सभी सेक्टर फ्री कर देंगे। अगर पहले किसी ने, अगर हमको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री लगानी है, अगर किसी ने टेक्सटाइल लगानी है, अगर व्हाइट गुड्स इंडस्ट्रीज को भी प्रोड्यूस करना है, वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर को प्रोड्यूस करना, इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत थी। अब इन सब चीजों के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले हमने जी रिफॉर्म किया। आफ्टर दैट कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि 91 के क्राइसिस में पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ा कोज था, इसीलिए हम पब्लिक सेक्टर के जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिड्यूस करना चाहते थे। तो इसके लिए हमने डिसइन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। तो पहले बहुत सारे सेक्टर थे जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट कर सकता था, अब उसमें क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी कि आप भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पब्लिक सेक्टर को हम क्या कर रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे एंड प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे, ताकि हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। अब सिर्फ क्या है, 2 सेक्टर्स हैं जहां पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। अब तो रेल में भी प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वेस्टमेंट करना अलाउ कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, रेलवे है, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन को अलाउ करती है। देन इसमें हमने थर्ड रिफॉर्म क्या किया, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने कुछ गुड्स रखी हुई थी कि जहां पर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, हमने उसको डी रिजर्व कर दिया। मींस जो यूनिट, जो गुड्स हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रखे थे, अब हमने क्या कर दिया, उनकी डी रिजर्वेशन कर दी। तो इसमें क्या कर दिया, विच आर अर्लियर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नाउ दे आर डी रिजर्व। जैसे मान लो कैंडीज हैं, एक छोटी सी चीज है जी, पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन आज के टाइम में कोई भी इंडस्ट्री है वो इस गुड को प्रोड्यूस कर सकती है। तो पहले हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए। उसके बाद हमारे सेकंड रिफॉर्म्स आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अगर हम चाहते थे हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो तो हमको फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म करने की जरूरत थी। जी एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हम फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब रहे थे, तो सबसे पहले नरसिम्हा कमेटी जो फाइनेंशियल सेक्टर की रिफॉर्म के लिए थी उसको अपॉइंट किया गया। तो उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, SLR CRR इनकी रिडक्शन की। ये रेट बहुत ज्यादा हाई थे। जो SLR था 40% के नियर अबाउट था, जो हमने कुछ सालों में रिड्यूस करके 25% लेकर आए। CRR 25% था, इसको 10% तक लेकर आए, लेकिन आज के टाइम में तो और भी कम हो चुकी है। तो हमने पहले SLR CRR को रिड्यूस किया। इससे क्या हुआ, जो बैंक्स हैं उनके पास मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसको भी रिड्यूस किया। पहले एडमिनिस्ट्रेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, RBI डिटरमिन करती थी, अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी स्टार्ट होगी। एंड हमने क्या कर दी, फॉरेन बैंक को परमिशन दे दी कि वो इंडिया में आकर अपने फाइनेंशियल बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। तो हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किया। अगर हम चाहते हैं हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमी ग्रो करे तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की जरूरत थी। उसके बाद हमने थर्ड की फिजिकल रिफॉर्म्स। फिजिकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जिससे हम टैक्स को रिड्यूस या इंक्रीज कर अपनी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट कर रहे थे। तो इसमें हमने बहुत ज्यादा टैक्स रिफॉर्म्स किए। जो चीफ टैक्स रिफॉर्म थे हमारे लिए गेम चेंजर की तरह
सामने आए। गेम चेंजर मीन्स क्या हुआ कि हमने टैक्स रेट कम कर दिया। टैक्स रेट कम करने से हमारी होने चाहिए थे, एक्चुअल में हमारी इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि जब टैक्स इंक्रीज हो गया, टैक्स इवेजन कम हो गया एंड हमने अपनी इकोनॉमी में जो एंट्री कर दी फ्री एंट्री, तो हमारा ट्रेड एक्सपेंड हो गया, तो गवर्नमेंट की इनकम भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो इसमें हमने क्या किए, रिडक्शन इन टैक्स रेट। कौन से टैक्स रेट में? हमने डायरेक्ट टैक्स भी रिड्यूस किया और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिडक्शन की। कॉर्पोरेट टैक्सेस ने उनमें भी बहुत ज्यादा रिडक्शन की थी, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में फिस्कल रिफॉर्म्स हुए, जिसने हमारी इकोनॉमी को फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ पर लेकर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद लास्ट रिफॉर्म था एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, क्योंकि हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह रहे हैं, तो एक्सटर्नल सेक्टर की एंट्री तो जरूरी थी, तो हमने एक्सटर्नल सेक्टर को भी रिफॉर्म लेकर आए। तो इसमें पहला रिफॉर्म क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, जिसमें हमने अपनी करेंसी को 20% तक डीवैल्यूएट किया, जिससे क्या होता है, हमारे लिए इंपोर्ट कॉस्टली हो गए और लोगों के लिए एक्सपोर्ट सस्ती हो गई। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए। जो कस्टम ड्यूटीज थी इसमें रिडक्शन की। पहले कुछ गुड्स पर 300% तक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन जो अब रिड्यूस होकर 10% 15% कर दी गई है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो इसको बहुत ज्यादा अलाउ किया गया। हाई प्रायोरिटी 47 सेक्टर थी, जिसमें हमने 51% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया था। एंड जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस हैं उनमें हमने 74% तक एफडीआई को अलाउ कर दिया। लेकिन आज के टाइम में इतने सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हमने 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हमारे देश में 91 में स्टार्ट हुआ। इससे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा अलाउ नहीं थी, 26% तक ही मोस्टली अलाउ होती थी। तो हमने एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म किए। तो जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर जो रिफॉर्म्स थे, इन्होंने हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को और भी ज्यादा फास्ट कर दिया। तो जो हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, इसके क्या एडवांटेज थे और क्या डिसएडवांटेज थे? इसका फायदा क्या हुआ, हमको पहले फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल्स मिलनी स्टार्ट होगी। इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होनी स्टार्ट होगी। इंक्रीजिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो अपने देश से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे देश में ला रही थी। एंड इसमें और क्या फायदा हो रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, क्योंकि 91 का ईरा एक ऐसा पीरियड था जिसमें स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गए थे। हर्षित मेहता से स्कैम हुआ था, जिस वजह से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को भी बेटर करना था। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ने ये काम भी कर दिया। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन। इट मींस क्या था, अगर किसी और इकोनॉमी में कोई फ्लक्चुएशंस आता है, उसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में पड़ना स्टार्ट हो गया। तो ये डिस्टेबलाइजेशन फर्स्ट टाइम हुए थे, क्योंकि उससे पहले हम क्या करते, अपनी इकोनॉमी को लिमिटेड कर रखा हुआ था, इसीलिए जल्दी क्राइसिस नहीं आया था। 91 में हमारा क्राइसिस था, लेकिन हम डूबे नहीं थे, क्योंकि हम उस टाइम क्या थे, आइसोलेटेड थे, फॉरेन सेक्टर पर डिपेंड नहीं करते थे। अगर फॉरेन सेक्टर पर डिपेंड करते तो हमारी जितनी कैपिटल है आउटफ्लो हो जाती, तो हम एक दिन में क्रैश कर सकती थी। इसीलिए हमारे कुछ टाइम था जिससे हम अपनी इकोनॉमी रिफॉर्म कर अब सर्वाइव कर सकते थे। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, डिस्टेबलाइजेशन का। आज के टाइम में हम स्टेबलाइज नहीं है। देन इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज, छोटी छोटी कंपनीज थी जो एमएनसी से कम्पीट नहीं कर पा रही थी। एंड डोमेस्टिक यूनिट है उनका लॉस हो रहा था, क्योंकि अब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया था। एंड चाइना बहुत सस्ते रेट पर हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा था, इसीलिए चीप रॉ मटेरियल हम बाहर से क्या कर रहे थे, इंपोर्ट करा रहे थे। एंड इससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारे देश में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था वो कॉस्टली था और उनकी डिमांड रिड्यूस होगी। एंड लास्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी। एकदम से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत मुश्किल टास्क था। जो एम्प्लॉय काफी सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी को समझ पाना बहुत मुश्किल था। तो हमें हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना एक मुश्किल टास्क बन गया। तो ये थी इसके कुछ डिसएडवांटेज। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कहते हैं, जिसके कुछ हमें बेनिफिट्स मिले और कुछ लॉस भी मिले। आज के टाइम में हम लिबरलाइज्ड इकोनॉमी बन चुकी है।
न्यू लिबरलाइज बन चुके हैं, जिससे हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रो कर रही है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।